गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वह है फांसीवाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद नाम की विचारधाराओं का उदय हुआ। आज के वीडियो में हम फांसीवाद का बैकग्राउंड देखेंगे, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि किस प्रकार फांसीवादी विचारधारा इटली में अस्तित्व में थी। फांसीवाद का अगर हम अर्थ देखते हैं तो फांसीवाद के लिए फासिस्टवाद, फासिज्म जैसे पदों का भी प्रयोग किया जाता है। फासिस्ट शब्द की उत्पत्ति फासियो शब्द से हुई है, जो लैटिन शब्द फासिस से बना है, यानी लकड़ी का गट्ठर। CDS कैटलबी ने लिखा है कि प्राचीन रोम में लोहे की छड़ों के गट्ठर को सत्ता और अधिकार का प्रतीक माना जाता था। फरसे के चारों ओर लिपटी हुई छड़ों का गट्ठर बल और शक्ति के रूप में फासिज्म का प्रतीक चिन्ह बन गया। इस विचारधारा को कुछ इतिहासकारों ने सर्वाधिकारवाद या सर्वसत्तावाद रूप में भी परिणित किया है। बी मुसोलिनी, जिसने फासिज्म डॉक्ट्रिन एंड इंस्टीट्यूशंस में लिखा है कि फैसिस्ट सिद्धांत का मुख्य तत्व उसके राज्य की, उसके तत्व, उसके कार्य और उसके उद्देश्यों की कल्पना है। फैसिज्म के लिए राज्य निरपेक्ष है, व्यक्ति और समूह सापेक्ष। जीपी गूच के अनुसार मुसोलिनी का विश्वास था कि राज्य के सामने व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। फांसीवाद की प्रकृति और स्वरूप को अगर हम देखते हैं तो इसकी व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। पहला लेते हैं आकस्मिक प्रेरणा या अंतर्जात प्रकृति। कैटलबी ने लिखा है कि इटली में अशांति और विशृंखलता का बोलबाला था। फासिज्म एक प्रकार से आकस्मिक प्रेरणा थी कि सारे देश में एकता, स्थिरता और दृढ़ शासन स्थापित किया जाए। आरंभ में यह अंतर्जात प्रकृति के रूप में उदय हुआ, किंतु बाद में वही एक वाद और विशेष शासन प्रणाली के रूप में विकसित हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं साम्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। कैटलबी ने इसे आरंभ में साम्यवाद के विरुद्ध प्रक्रिया माना है, जिसने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को क्षीण किया। फांसीवाद के उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण कारण था, परंतु वास्तव में इससे भी अधिक यह था कि साम्यवाद के ये प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट हम लेते हैं राष्ट्रीय समाजवादी। गैथोन हार्डी ने फांसी और नाजी आंदोलन का शुद्ध वर्णनात्मक नाम फासिज्म की बजाय नेशनल सोशलिज्म बताया है। हार्डी के ही अनुसार अधिकांश अवस्थाओं में सर्वाधिकारवादी अधिनायक उन हलकों से आया जो समाजवाद और राजनीतिक वाम पक्ष से संबंधित थे। कैटलबी भी फासिस्ट राज्य पर समाजवाद या सर्वहारावाद की हल्की सी छाप देखते हैं। कुछ अर्थों में सर्वसत्तावादी लाक्षणिक समता के कारण फांसीवाद में राष्ट्रीय समाजवाद ढूंढना अतिवादिता है। फासिज्म वर्ग संघर्ष और ऐतिहासिक भौतिकवाद में विश्वास नहीं रखता है। नेक्स्ट है कट्टर राष्ट्रवादी। फांसीवाद तथ्यतः कट्टर राष्ट्रीयता का ही रूप था। मुसोलिनी का विश्वास था कि राज्य के सामने व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। फासिस्ट संगठित हुए, उनमें अत्यंत देशभक्ति की भावना थी और देशभक्ति की भावना को मुसोलिनी ने उग्र और कट्टर स्वरूप प्रदान किया, जो अंततः जातीय अहंकार और नस्लीय भेदभाव के रूप में पूरे विश्व का सरदर्द बन गया। इसी के साथ हम लेते हैं सर्वसत्तात्मक अधिनायकवादी राज्य।
फांसीवाद अपने विकसित रूप में एक दल का शासन था जिस पर तानाशाह का नियंत्रण रहता था। ये तानाशाह सर्वाधिकार पूर्ण राज्य की स्थापना करना चाहता है। फांसीवाद के अंतर्गत 19वीं सदी के राजनीतिक राष्ट्रवाद का 20वीं सदी के आर्थिक समष्टिवाद के साथ समन्वय रहता है। फांसीवाद में राज्य को सर्वोपरि माना जाता था। मुसोलिनी ने लिखा है कि राज्य के अंदर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं तथा राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। वस्तुतः राज्य को ही सर्वव्यापक व सर्वोच्च प्रस्थिति दी गई। राज्य के नाम पर सारे विशेषाधिकार अधिनायक में केंद्रित हो गए। फांसीवाद के अंतर्गत मुसोलिनी ने ड्यूस की उपाधि धारण करी। ड्यूस के व्यक्तित्व के पीछे एक रहस्यात्मकता का ताना बाना बुना गया और उसका अतिशय महिमा मंडन किया गया। चूंकि हम भी ये जानते हैं कि जो भी अधिनायकवादी व्यवस्था होती है वह लोकतंत्र की विरोधी ही होती है। फांसीवाद भी लोकतंत्र का विरोधी था। मुसोलिनी का विश्वास था कि जनतांत्रिक शासन था वह पश्चिमी यूरोप के धनी राष्ट्रों की आमोद की एक वस्तु थी। बहुमत को वो तिरस्कार की दृष्टि से देखता था और उसका विश्वास था कि जनता की प्रतिभा की वास्तविक अभिव्यक्ति एक संभ्रांत वर्ग द्वारा ही हो सकती है। नेक्स्ट टेक्स्ट जो हम लेते हैं वह है युद्धवादी व साम्राज्यवादी। फांसीवाद संघर्ष में विश्वास रखता था। वह विश्व शांति की कल्पना को भ्रामक मानता था। वह शांति को कायरों का स्वप्न मानता था और युद्ध व साम्राज्यवाद का प्रबल समर्थक था। फांसीवाद युद्ध को आवश्यक मानता है। मुसोलिनी ने एक लेख में लिखा है कि केवल युद्ध ही मानव ऊर्जा को उच्चतम स्तर तक पहुंचा देते हैं। इस सोच ने, फाशिस्टवादी सोच ने इटली के वैदेशिक संबंधों को भी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। ये जो विचारधारा थी वह व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी थी, यानी राज्य तथा कानून ही स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्तिकरण है। इसमें ये ऐसी विचारधारा है जो भाषण और विचार की स्वाधीनता को भी दबा देती है। फांसीवाद राज्य हित का समर्थन था। आप ध्यान दीजिए, राज्य के हित का समर्थक था, व्यक्ति के हित का नहीं। वह व्यक्ति के बलिदान का हिमायती था। फांसीवाद उदारवाद का भी विरोधी था। उदारवादी राज्य का कम से कम हस्तक्षेप चाहता है, जबकि मुसोलिनी राज्य को सर्वाधिक महत्व देता था। फासिज्म स्वतंत्र व्यापार का भी विरोधी था और आर्थिक व्यवस्था में अधिकाधिक सरकारी हस्तक्षेप का भी वह समर्थक था। तो इस प्रकार जो फांसीवादी विचारधारा थी वह उदारवाद का भी विरोध करती थी, यानी अनुदारवादी थी। नेक्स्ट हम लेते हैं अवसरवादी एवं आतंकवादी। फांसीवाद की प्रकृति अवसरवादी थी। इसका प्रवर्तक मुसोलिनी एक समय किसी विचार को स्वीकार करता तो अन्य समय पर दूसरा विचार स्वीकार कर लेता था। अतः इसकी प्रकृति की सुस्पष्ट व्याख्या करना कठिन है। मार्टेन टेम्परले ने लिखा है कि फासिज्म की उत्पत्ति के कारणों के सावधानी से किए हुए विश्लेषण से यह पता लगता है कि ये एक अवसरवादी प्रकृति थी और आतंकवादी विचारधारा से युक्त थी। चूंकि इसकी प्रकृति का विश्लेषण करना भी कई बार कठिन लगता है, क्योंकि कई बार अवसरानुकूल इसमें परिवर्तन भी दिखाई दिया और इसमें कई प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण भी दिखाई दिया। वैसे सर्वसत्तावाद, सैन्यवाद और अधिनायकवाद फांसीवाद की प्रकृति का ही सार तत्व है। इस विषय में फांसीवाद के बारे में लिखा है कि यह संपत्ति के अधिकारों की रक्षा का समर्थक था, प्रबल राष्ट्रवादी था और सब विरोधियों का दमन करना चाहता था और एक दलीय अधिनायक तंत्र का पोषक था। तो हम कह सकते हैं कि यह अवसरवादी व प्रयोगात्मक विचारधारा थी। वैचारिक
स्तर पर इसमें स्थिरता नहीं थी और ये सिद्धांत ऐसा था कि इसका जो जन्म था वह कार्य किए जाने की आवश्यकता के कारण हुआ था। अतः फांसीवाद सैद्धांतिक होने के स्थान पर व्यवहारिक ही रहा है और फांसीवाद अनेक विरोधी विचारधाराओं का भी मिला जुला वाद था। इस विचारधारा को अगर हम किसी से संबंधित माने तो वह है मेजिनी का आदर्शवाद, इटली का रिज़ार्जिमेंटो, डार्विन का विकासवाद और हीगल का राज्य सिद्धांत फांसीवाद का मुख्य आधार था और इसने समाजवाद और राजनीतिक वाम पक्ष को तलाशा और अपने आप को इसने राष्ट्रीय समाजवादी घोषित किया। राष्ट्रीय समाजवाद का ये प्रबल पोषक बन गया। धन्यवाद।